उस रात जब मैंने अपने बेटे को करोड़ों की गाड़ी से उतरते देखा, जिसके लिए मैं 64 की उम्र में रात की चौकीदारी कर रहा था, तो मेरे आंसू नहीं बहे। बस एक पिता की ममता हमेशा के लिए राख हो गई। मैंने उस वीडियो को रोका, उसे थोड़ा पीछे किया और फिर से देखा। स्क्रीन पर मेरा बेटा अनिरुद्ध मुस्कुरा रहा था। वह एक ऐसे महंगे कोट में था जिसकी कीमत शायद मेरी जिंदगी भर की कमाई से ज्यादा थी। मैंने अपने पड़ोसी सौरभ को उसका फोन वापस किया। मेरे होंठ सूखे हुए थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी शांति के साथ उसे धन्यवाद कहा और अपने छोटे से टीन की छत वाले कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपनी उस टूटी हुई खाट पर बैठ गया, जिसके नीचे एक जंग लगा हुआ लोहे का बक्सा रखा था। उस बक्से में अनिरुद्ध के बचपन के खिलौने थे, उसकी स्कूल की डिग्रियां थी और बैंक की वो रसीदें थी जो इस बात का सबूत थी कि मैंने अपना सब कुछ कैसे नीलाम कर दिया। 3 साल, पूरे 3 साल से मैं हर महीने 30,000 रुपए भेज रहा था। मैंने अपना पुश्तैनी घर बेच दिया था, अपनी पत्नी के आखिरी जेवर बेच दिए थे, अपनी पेंशन गिरवी रख दी थी, और यह सब उस बेटे के लिए किया था जो उस वीडियो में एक पत्रकार से कह रहा था कि वह एक अनाथ है और उसने दुनिया में जो कुछ हासिल किया है अपने दम पर किया है। यह कहानी मैं इसलिए नहीं सुना रहा कि आप मेरी हालत पर तरस खाएं। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हमारे समाज में ऐसे अनगिनत माता पिता हैं जो अपनी औलाद के लिए चुपचाप तिल तिल कर मरते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं और अंत में उन्हें एक ऐसा धोखा मिलता है जो उन्हें जीते जी मार देता है। यह कहानी उन सभी के लिए है। सुनते रहिए, क्योंकि अभी इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार, मेरा नाम विवेक वर्मा है। वर्मा स्टोरीज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए, अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप किस शहर या गांव से मेरी आवाज सुन रहे हैं। आपका एक कमेंट मुझे हौसला देता है। तो चलिए समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं, उस वक्त जब मेरी दुनिया सिर्फ मेरे बेटे तक सीमित थी। मेरा नाम कैलाश नाथ है। मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के एक पुराने मोहल्ले का रहने वाला इंसान हूँ। शिक्षा विभाग में एक साधारण लिपिक की नौकरी की थी। जिंदगी बहुत सादी थी। जब मेरा बेटा अनिरुद्ध सिर्फ 10 साल का था, तब मेरी पत्नी रुक्मणी मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद से मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद मेरा बेटा बन गया। मुझे आज भी याद है, मैंने 7 साल तक अपने लिए दिवाली पर नया कुर्ता तक नहीं खरीदा ताकि अनिरुद्ध को उसकी पसंद की साइकिल मिल सके, उसके इंजीनियरिंग की कोचिंग की फीस भरी जा सके। अनिरुद्ध पढ़ने में तेज था। उसे बेंगलुरु की एक बड़ी तकनीकी कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। जब उसने वहां की एक अमीर लड़की लावण्या से शादी करने की इच्छा जताई तो मैंने बिना सोचे हामी भर दी। शादी बेंगलुरु में हुई थी। मैं वहां गया था। वहां के चकाचौंध भरे माहौल में मैं एक साधारण सा गांव का बूढ़ा लग रहा था। मुझे मेहमानों से दूर रखा गया। लावण्या के परिवार ने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की, लेकिन मैंने इसे अनिरुद्ध की खुशी के लिए नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि बच्चे खुश हैं तो पिता को और क्या चाहिए। फिर आज से ठीक 3 साल पहले सर्दियों की एक भयानक रात को अनिरुद्ध का फोन आया। रात के करीब 2 बज रहे थे। फोन उठाते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे दोस्तों ने व्यापार के नाम पर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझ पर करोड़ों का कर्ज है। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। लावण्या मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं सुबह तक आत्महत्या कर लूंगा। एक पिता के लिए अपनी औलाद के मुंह से मौत का शब्द सुनना कैसा होता है, यह सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने उसे कसम दी कि वह कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। अगली ही सुबह मैंने वह पुश्तैनी घर, जिसमें मेरे पिता की और मेरी पत्नी की यादें बसी थी, औने पौने दाम पर बेच दिया। अपनी पेंशन का एक मुश्त पैसा निकाल लिया। कुल मिलाकर 60 लाख रुपए मैंने अनिरुद्ध के खाते में डाल दिए। अपना घर बिकने के बाद मैं एक छोटे से किराए के कमरे में आ गया। अनिरुद्ध ने कहा कि कर्ज बहुत ज्यादा है। अभी भी उसे हर महीने पैसे चाहिए क्योंकि वह एक छोटी सी दुकान पर काम कर रहा है और उसका कोई ठिकाना नहीं है। 61 साल की उम्र में मैंने एक गोदाम में रात के चौकीदार की नौकरी कर ली। उज्जैन के कड़ाके की ठंड में जब हवा हड्डियों को चीर देती है, मैं एक पतला सा स्वेटर पहनकर रात भर जागता था। मुझे 12,000 रुपए मिलते थे, जिसमें से 10,000 रुपए मैं अनिरुद्ध को भेज देता था। मैंने कई रातें सिर्फ पानी पीकर और सूखी रोटी खाकर गुजारी। मुझे गठिया की बीमारी हो गई, लेकिन मैंने दवाइयों के पैसे भी बचाकर उसे भेज दिए क्योंकि मेरा बेटा तकलीफ में था। और फिर वह अक्टूबर की शाम आई। मेरा पड़ोसी सौरभ, जो बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में घर आया हुआ था। वह मुझसे मिलने आया। उसने यूं ही बातचीत करते हुए मुझे अपने फोन पर एक वीडियो दिखाया। यह बेंगलुरु के सफल युवा उद्यमियों का एक साक्षात्कार था और उस स्क्रीन पर एक आलीशान दफ्तर में चमचमाते हुए सूट में बैठा हुआ व्यक्ति मेरा बेटा अनिरुद्ध था। वीडियो में वह एक नई कंपनी के उद्घाटन की बात कर रहा था। तभी पत्रकार ने उससे पूछा कि उसकी इस अपार सफलता के पीछे किसका हाथ है। अनिरुद्ध
अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जीवन में बहुत अंधेरा देखा है। मैं एक अनाथ हूँ। बचपन में ही मेरे माता पिता एक हादसे में गुजर गए थे। दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मेरे ससुर जी ने मेरे हुनर को पहचाना, मुझ पर भरोसा किया और आज मैं उनके आशीर्वाद से इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। मेरी सफलता पूरी तरह से मेरी अपनी मेहनत है। मैं यह वीडियो देखता रहा। सौरभ कुछ कह रहा था पर मेरे कानों में आवाज नहीं जा रही थी। मेरा शरीर कांपने लगा था। वह 60 लाख रुपए, मेरे पुश्तैनी घर की दीवारें, मेरी रातों की नींद, मेरी भूखी रातें, सब कुछ उस एक शब्द अनाथ के नीचे दबकर कुचल गया था। उसने पैसे ऐंठने के लिए सिर्फ मुझसे झूठ नहीं बोला था, उसने अपनी अमीर पत्नी और ससुर की नजरों में अपने एक झूठी कहानी बनाने के लिए मुझे मार डाला था। उस रात मैंने खाना नहीं खाया, मैं रोया भी नहीं। जब दर्द एक सीमा से आगे बढ़ जाता है तो आंसू सूख जाते हैं और उनकी जगह एक ठंडी सी आग ले लेती है। मैंने तय किया कि अब मैं एक लाचार पिता बनकर नहीं मरूंगा। रुकिए एक पल, अगर आप इस कहानी की गहराई को महसूस कर रहे हैं तो यह सही वक्त है इस वीडियो को लाइक करने का। इसे शेयर कीजिए ताकि यह आवाज़ दूर तक जाए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले दिन सुबह मैं सीधे शहर के सबसे कड़क माने जाने वाले अधिवक्ता सूर्य प्रताप जी के पास गया। मैंने उन्हें अपना पूरा सच बताया, कोई बात नहीं छुपाई। बैंक की हर रसीद उनके सामने रख दी। उन्होंने पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा, कैलाशनाथ जी, आप क्या चाहते हैं? क्या आप उसे जेल भेजना चाहते हैं? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक उस कर्ज और उस घर की कीमत वसूलूंगा जो उसने मेरे आंसुओं पर बनाई है। मुझे इंसाफ चाहिए। सूर्य प्रताप जी ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत एक मजबूत याचिका तैयार की। इस कानून के तहत अगर कोई बुजुर्ग अपनी संपत्ति अपने बच्चे को इस उम्मीद में देता है कि वह उसकी देखभाल करेगा और बच्चा ऐसा नहीं करता तो वह हस्तांतरण रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ही हमने धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना का दीवानी मुकदमा भी ठोक दिया। सबूत इतने पुख्ता थे कि अदालत को इसे स्वीकार करने में एक पल भी नहीं लगा। कानूनी नोटिस सीधे बेंगलुरु में अनिरुद्ध के आलीशान घर और उसके ससुर के दफ्तर में भेजा गया। जब वह नोटिस वहां पहुंचा तो अनिरुद्ध के झूठ के महल में भूकंप आ गया। उसके ससुर को पहली बार पता चला कि उसका दामाद अनाथ नहीं है बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी अय्यासी के लिए अपने बूढ़े पिता को सड़क पर ला खड़ा किया। लावण्या जिसे उसने बताया था कि मैं मर चुका हूं, वह सच्चाई जानकर सन्न रह गई। तीसरे दिन मेरे फोन की घंटी बजी। 3 साल बाद अनिरुद्ध का फोन था। मैंने उठाया। उसकी आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों थे। उसने कहा, पिताजी, यह क्या पागलपन है? आप अदालत क्यों गए? मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। लावण्या मुझसे तलाक मांग रही है। आपको पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, यह तमाशा करने की क्या जरूरत थी? मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। मैंने उससे कहा, तुम गलत सोच रहे हो अनिरुद्ध। मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए थे। मुझे मेरा वह बेटा चाहिए था जो मेरे लिए बहुत पहले मर चुका है। यह लड़ाई पैसों की नहीं है। तुमने भरी दुनिया के सामने कहा था कि तुम अनाथ हो। तुमने मुझे मार दिया था। अब मैं अदालत के पन्नों पर यह हमेशा के लिए दर्ज करवाऊंगा कि तुम्हारे पिता जिंदा है और उन्होंने तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाई है। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। जो बात होगी मेरे वकील से होगी। मैंने फोन काट दिया। मुकदमा चला। अनिरुद्ध ने अदालत के बाहर समझौता करने की बहुत कोशिश की। उसने मुझे करोड़ों रुपए का लालच दिया, लेकिन मैं नहीं बिका। वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण ने सारे सबूतों को देखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अनिरुद्ध को मेरे पुश्तैनी घर की पूरी कीमत यानी 60 लाख रुपए 15% ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया गया। साथ ही मेरी उम्र और हालत को देखते हुए 30,000 रुपए प्रति माह का भरण पोषण तय किया गया। अदालत ने सख्त टिप्पणी की कि अगर उसने यह पैसा नहीं दिया तो उसकी कंपनी के शेयर और संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। बेंगलुरु के समाज में अनिरुद्ध की सच्चाई सामने आ चुकी थी। उसका झूठा सम्मान टूट चुका था। उसके ससुर ने अपनी बेटी लावण्या का उससे तलाक करवा दिया और अपने सारे निवेश वापस खींच लिए। अनिरुद्ध उसी मुकाम पर आ गिरा जहां से वह चला था। आज इस बात को 1 साल बीत चुके हैं। मैंने चौकीदारी की नौकरी छोड़ दी है। अदालत से मिले पैसों से मैंने अपना वही पुराना पुश्तैनी घर वापस खरीद लिया है, लेकिन अब मैं उस घर में अकेला नहीं रहता। मैंने उस घर में एक बड़े हिस्से को मोहल्ले के गरीब और अनाथ बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल और पुस्तकालय में बदल दिया है। इसका नाम मैंने रुक्मणी विद्या मंदिर रखा है। जब मैं उन बच्चों को वहां पढ़ते और हंसते हुए देखता हूँ तो मेरे दिल का वह घाव भर जाता है जो मेरे सगे बेटे ने दिया था। मैंने अपनों से मेरा धोखा सह लिया, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दिया। मैंने अपना सम्मान वापस छीना है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा पल आया है जहां आपके सबसे करीबियों ने आपके बलिदानों का मजाक उड़ाया हो, तो याद रखिए, रोना और खामोश रहना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। उठ खड़े होना, अपनी आवाज उठाना और अपने हक के लिए लड़ना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह दुनिया सिर्फ उन्हें कुचलती है जो कुचले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रुकिए, अभी वीडियो को छोड़कर मत जाइए। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कैलाशनाथ जी ने सही किया? क्या एक पिता को अपने ही बेटे को अदालत के कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, या उन्हें चुपचाप अपने हालत से समझौता कर लेना चाहिए था? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मुझे सच में आपके विचारों को पढ़ना अच्छा लगता है। और हाँ, यह बताना मत भूलिएगा कि आप यह कहानी किस शहर या राज्य से सुन रहे हैं। क्या आप जयपुर से हैं, पटना से हैं, भोपाल से हैं या दिल्ली से? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और खासकर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे इस वक्त हिम्मत की जरूरत है।
अब एक आखिरी बात, वर्मा स्टोरीज की अगली कहानी इससे भी ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वह कहानी तैयार है और उसे देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो या थंबनेल दिख रहा है उस पर अभी क्लिक करें। मिलते हैं उसी अगली कहानी में, अपना ख्याल रखिएगा।